तो देखो, कल हमने डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन देख लिया था, ठीक है। अभी इस टेबल में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है, जो प्रोटीन्स है, उसके बारे में जो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने कल बताया था आपको डीएनए प्रोटीन ये क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा ओरी सीक्वेंस को, ठीक है, और ओपन करेगा डुप्लेक्स एट अ स्पेसिफिक साइट इन ओरिजिन, ठीक है। डुप्लेक्स को ओपन करेगा जहाँ पर ओरिजिन है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है डीएनए बी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हेलिकेज का नेचर होता है, ठीक है, जो डीएनए को अनवाइंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलिकेज आपको याद रखना है। एक डीएनए सी बताया था जो कि डीएनए बी के बाइंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद एच यू हिस्टोन लाइक प्रोटीन, ये भी क्या करेगा, बाइंडिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा इनिशिएशन को स्टोमुलेट करेगा। नाउ अनदर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमेज जी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए जी प्रोटीन भी बोलते हैं। ये सिंथेसाइज करेगा आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर कौन सिंथेसाइज करता है, प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये क्या करेगा, बाइंड करेगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को, ठीक है, और क्या प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। समझ आया। उसके बाद आपका है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पर जो फैसिलिटेट करेगा डीएनए ए एक्टिविटी, ठीक है। डीएनए एक्टिविटी मतलब ये और ही वाला, खैर यहाँ पर ऐसे आरएनए पॉलीमरेज का ज़्यादा यूज़ नहीं है। मेन आपका ये डीएनए गायरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए टोपो आइसोमरेज 2, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डीएनए गायरेज को और क्या बोलते हैं, टोपो आइसोमरेज 2, ठीक है। ये क्या करेगा, रिवील्स करेगा टॉर्सल स्ट्रेन जनरेटेड बाय डीएनए अनवाइंडिंग, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, डीएनए जब वो आपका कॉइल होता है तो उसमें एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, स्ट्रेन बोलते हैं जिसको, ठीक है। उसी को रिवील करने का काम क्या करता है, रिलीज करने का काम डीएनए गायरेज करता है, ठीक है। एक आपका डैम मेथाइलेज, डैम मेथाइलेज आपका एंजाइम क्या करता है, एक सीक्वेंस होता है डीएनए पे, जीएटीसी पे, उस पर क्या करेगा, ये मेथाइल ग्रुप को ऐड करेगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे अपन एट और साइड पे कि कैसे वो न्यूली सिंथेसाइज, ये आपका उसमें भी आएगा डीएनए रिपेयर एंड डैमेज में, कैसे ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए को और जो पेरेंटल डीएनए को कैसे पहचानता है, ठीक है। तो ये जो एमएस3 जो रहता है ना, सीएच3 ग्रुप रहता है यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप, इसी से ये पहचानता है, ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड जो होता है उसमें क्या होता है, मिथाइलेशन रहता है। तो ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड हो गया और ये आपका निचला डॉटर स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। तो जो एंजाइम होते हैं वो कैसे पहचानते हैं, क्योंकि पेरेंटल स्ट्रैंड में क्या हो जाता है, मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। इसी को हम डीएनए मिथाइलेशन बोलते हैं प्रोसेस को, और जो एंजाइम करता है उसको हम डैम मिथाइलेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, तो क्या क्या फंक्शन है। अब देखो, हमने इनिशिएशन पढ़ लिया था। इलोंगेशन में कुछ नहीं है, बस आपका क्या होगा, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते जाएगा, एडिंग न्यूक्लियोटाइड एट द 3' एंड ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड। जो पहले से न्यूक्लियोटाइड है उस पर क्या करेगा, ये 3' एंड में है तो क्या करेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जाएगा। और कैसे जोड़ेगा, मैंने आपको बताया था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ पर होगा ये, 3' और 5' के बीच में आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आगे जाके इसका हम बाइंडिंग कैसे तो वो भी दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईच न्यूक्लियोटाइड इज एडेड, द लास्ट 2 फॉस्फेट ग्रुप आर हाइड्रोलाइज टू फॉर्म पायरोफॉस्फेट, ठीक है। क्या बनाता है, ये रिमूव होकर पायरोफॉस्फेट बनाएगा, ठीक है। जैसे ये एनटीपी है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरोफॉस्फेट 2 फॉस्फेट जो वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इलोंगेशन में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और न्यूक्लियोटाइड जो है वो जुड़ते जाएगा, ठीक है। नाउ ओवरऑल एक डायग्राम में हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। तो देखो, ये डायग्राम में आपको सब कुछ क्लियर समझ आ जाएगा। तो देखो, ये 5' वाला है आपका, ये 3' वाला स्ट्रैंड है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा सबसे पहले कौन आता है, हेलिकेज, ठीक है। हेलिकेज इनको बॉन्ड को तोड़ता है और देखो ये अलग हो गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है।
अब ये जो ग्रीन ग्रीन है वो क्या है आपका, SSB है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। तो ये क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंड में बाइंड करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, देखो दोनों तरफ बाइंड किया है, ठीक है। अब इसके बाद स्टेबलाइज हो जाने के बाद नेक्स्ट आपका जो है वो प्राइमोसोम है, ठीक है। ये प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स से क्या करेगा, प्राइमेज एंजाइम जो वो बनाएगा, और ये प्राइमेज एंजाइम क्या करेंगे, आरएनए प्राइमर बनाएंगे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर ये जो हल्का हल्का पिंक पिंक है वो क्या है आपका, आरएनए प्राइमर है ना। तो आपको ये याद रखना है, जहाँ पर देखो डीएनए का सिंथेसिस कहाँ होगा, 5 to 3 डैश, ठीक है। तो इधर आपका 5 to 3 डैश है, तो इधर आपको यहाँ से सिंथेसाइज होगा, एरो देख लो किस साइड है, ये 5 to 3 डैश, ठीक है। ऐसे सिंथेसाइज हो रहा है। तो इसका जो प्राइमर है वो इधर रहेगा, ठीक है। और इधर का जो प्राइमर है वो देखो यहाँ पर ना 5 to 3 डैश नहीं रहता, इसलिए क्या होता है, ये 3 to 5 डैश, आप पेरेंटल स्ट्रैंड को देखो, ऊपर की तरफ 3 है, नीचे की तरफ 5 है, ठीक है। लेकिन आपका जो एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, वो केवल कहाँ कैसे सिंथेसाइज करता है न्यूक्लियोटाइड को, 5 to 3 डैश ही सिंथेसाइज करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो क्या होता है, ये 5, इसका 5 डैश किधर होगा, इधर होगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट रहता है। तो यहाँ पर ये प्राइमर को ऐड करता है, प्राइमेज एंजाइम, और उसके बाद ये क्या करता है, ये सेगमेंट में जो है बनाता है, ठीक है। बीच में यहाँ पर प्राइमर बनाएगा, और फिर इधर बीच में यहाँ पर प्राइमर बनाएगा, ठीक है। तो ये जो आरएनए प्राइमर बना है, ये क्या करता है, एक OH प्रोवाइड करने का काम करता है। आपने डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा हुआ है, 3 प्राइम पे OH जो ग्रुप रहता है, ठीक है, वही जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इनिशियल में कोई OH ग्रुप नहीं रहता, तो उसको OH ग्रुप, डीएनए पॉलीमरेज 3 को OH ग्रुप देने का काम कौन करता है, प्राइमेज एंजाइम ही करता है। कैसे, आरएनए प्राइमर बना के, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, आरएनए प्राइमर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डीएनए पॉलीमरेज को OH ग्रुप मिल जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जाके आपका न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू कर देगा, ये ऐसा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, फिर यहाँ पर छूट जाएगा हल्का सा, फिर यहाँ से ऐड करेगा, फिर छूट जाएगा, फिर यहाँ से ऐड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल आपके आरएनए प्राइमर आते हैं, समझ आ रहा है। और जो डीएनए जो सिंथेसाइज होता है वो ब्रेक ब्रेक में होता है, मतलब रुक रुक के होता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, ये आपको याद रखना है। जिस स्ट्रैंड में डीएनए का सिंथेसिस ब्रेक ब्रेक में होता है, सेगमेंट में, उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जहाँ पर देखो इधर आपका कंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि इधर 5 to 3 डैश है और एक ही प्राइमर से काम चल जा रहा है, एक प्राइमर अटैच होता है, इसी को ही पकड़ के ये क्या होता है, ये आपका कंटिन्यू बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यू सिंथेसाइज हो रहा है, समझ आया। तो इसमें 3 4 बातें आपको याद रखना है। डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, है ना। यहाँ पर आपका कुछ न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, और लास्ट में जब दोनों प्राइमर के बीच जो जगह बच जाती है, ठीक है, दोनों प्राइमर, यहाँ पर एक पहला पुराना इधर एक अलग से प्राइमर है, और यहाँ पर जो नया डीएनए सिंथेसाइज हुआ है, उनके बीच जो जगह बचता है उसको कौन सील करता है, डीएनए लाइगेज सील करता है, ठीक है। सबका फंक्शन आपको याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक ओवरऑल समरी है जिसको आपको याद रखना है। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। इसको एक डायग्राम में और है क्या आगे, हाँ देखो इस डायग्राम में फिर से आ जाएगा। तो देख रहे हो, देखो यहाँ पर आपका स्ट्रैंड देख लो पहले, ऊपर वाला जो है आपका ये लीडिंग स्ट्रैंड है, इसमें कंटिन्यू सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं 5 to 3 डैश, है ना। अब नीचे वाला जो है देखो, यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर बना है, ठीक है। कौन बना रहा है, ये एंजाइम, डीएनए प्राइमेज एंजाइम बना रहा है, देखो हरा कलर का आरएनए प्राइमेज है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक ये हरा कलर का आरएनए प्राइमेज है, ठीक है। तो ये ऐसे करके यहाँ तक सिंथेसाइज होगा, और यहाँ पर जाके रुक जाएगा, ठीक है। और इसी गैप को सील करने का काम करता है यहाँ पर, फिर इसको आपका करेगा लाइगेज, समझ आ रहा है। और जो ये फ्रैगमेंट बना जो हरा हरा कलर का दिख रहा है आरएनए प्राइमेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 4 चीजें आपको याद रखना है। नीचे भी डायग्राम में दिया हुआ आपको, ये देखो यहाँ पर आप एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। ये आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो उसको आरएनए प्राइमर को लेके जो है क्या कर रहा है, आगे चेन बना रहा है, ठीक है।
तो जहाँ पर ब्रेक में होगा उसको लैगिंग बोलेंगे, जहाँ पर कंटिन्यूअस हो रहा है उसको लीडिंग बोलेंगे, है ना। तो ये एक डायग्राम था आपका। इसमें भी देख सकते हैं अब धीरे धीरे चेन जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक प्राइमर था, ये एक प्राइमर है, ठीक है, और ये एक प्राइमर यहाँ पर दिख रहा है आपको। ये आपका आरएनए है हरा कलर वाला, ठीक है, ये वाला आपका डीएनए है। उसके बाद फिर से यहाँ पर आरएनए आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आखिरी में ना, यहाँ पर अभी गैप रहता है, इसी गैप को कौन सील करेगा, लाइगेज सील करेगा। इसी को आपको याद रखना है, इसे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये गैप को कौन फिल करता है, लाइगेज एंजाइम फिल करता है, समझ आया। अब देखो यहाँ पर आरएनए है लेकिन हमको तो डीएनए बनाना है। तो ये आरएनए को रिमूव करने का काम भी कौन करता है, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आरएनए रिमूव होगा। अब यहाँ पर से जब आरएनए हटेगा तो वो जगह फिर से खाली हो जाएगा ना। तो यहाँ पर वापस डीएनए बनाने का काम कौन करेगा, तो यहाँ पर आपका जो डीएनए बनाने का काम कौन करेगा, पॉलीमरेज फर्स्ट। समझ आ रहा है। ये आपको याद रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। आरएनए प्राइमर हटना और वहां पर डीएनए का स्ट्रैंड दोबारा बनाना कौन करता है, पॉलीमरेज फर्स्ट करता है, ठीक है। बाकी जो मेन नॉर्मल रेप्लिकेशन है वो कौन करेगा, वो आपका पॉलीमरेज 3 करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। ये दो चीजें आपको याद रखना है कि कहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा। तो जो कंटिन्यूअस सिंथेसाइज होगा, जो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम पूछेगा आपसे, तो जो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है वो आपका पॉलीमरेज 3 है। और जो एसोसिएटेड है, जो कि प्राइमर रिमूव होने के बाद ऐड करता है, तो वो आपका पॉलीमरेज फर्स्ट है, ठीक है। दो चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये देखो यहाँ पर आ गया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर जो गैप बताया था इसी को क्या बोलते हैं अपन, निक बोलते हैं। निक मतलब स्मॉल गैप, है ना। तो यहाँ पर ये एंटीपी जगह क्या बनाएगा, एटीपी की हेल्प से डीएनए लाइगेज आ गया, ठीक है। ये लाइगेज जो है ये वाले गैप को सील कर देगा, ठीक है। कैसे क्या करेगा लाइगेज भी, लाइगेज आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, समझ आ रहा है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद ये जो गैप रहता है वो सील हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अब ये लाइन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएनए प्राइमर इन द लैगिंग स्ट्रैंड, है ना, रिमूव्ड बाय द 5 to 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसी को आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है कि आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करता है, तो पॉलीमरेज फर्स्ट ही करता है। कैसे करेगा, अपने 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से, ठीक है। याद रखना एक एक्टिविटी आपका होता है क्या, पॉलीमरेज एक्टिविटी, ठीक है। पॉलीमरेज में क्या होगा, वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू कर देगा, ठीक है, मतलब जोड़ने के काम करेगा, ठीक है। और एक आपका होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये वाला एक्सोन्यूक्लियस, इसमें क्या करेगा, वो कट करके रिमूव करता है, ठीक है। तो वो आरएनए प्राइमर को इसी एक्टिविटी से कट करता है, ठीक है। कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एंड रिप्लेस्ड विद द डीएनए बाय द सेम एंजाइम, ठीक है। उसके बाद आरएनए प्राइमर को रिमूव करने के बाद वहां पर वो डीएनए का स्ट्रैंड जोड़ देगा, ठीक है। उसके बाद जो निक बचता, जो गैप बचता, अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा है, उसको सील करने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है, समझ आ रहा है, जहाँ पर एटीपी और एनएडीपी का यूज होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कौन आरएनए प्राइमर को रिमूव कर रहा है ना, और कौन निक जो है आपका गैप है उसको फील कर रहा है। क्लियर हुआ। नाउ देखो अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अभी तक आपने इनिशिएशन देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा, इलोंगेशन देख लिया, ठीक है। इनिशिएशन में क्या हुआ था, हेलिकेज एंजाइम आए थे, डीएनए बी आया था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बना था। और जब सब रिमूव एसएसबी आया था, फिर सब स्टेबल हो जाने के बाद उसमें क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता चला गया, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड किया, जो उसका पेरेंटल डीएनए था, ठीक है, उसको वो कंप्लीमेंट्री मान के जो है वो ऐड करता चला गया, ठीक है। पेरेंटल स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस था उसी के जस्ट अपोजिट वो जो है आपका ऐड करता चला गया, ठीक है। उसके बाद जब आएगा टर्मिनेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा आपका, टर्मिनेशन का प्रोसीजर, मतलब वो प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होगा, है ना। तो देखो अभी हम ये टर्मिनेशन जो पढ़ रहे हैं वो आपका प्रोकैरियोट के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं ना, बैक्टीरिया वाला। तो देखो होता क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था
कि ये आपका बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, देखो देखो ये डायग्राम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इधर आपका रेप्लिकेशन चल रहा है और इधर भी रेप्लिकेशन आपका चल रहा है। तो ठीक है, तो ये इधर ऐसे धीरे से बढ़ेगा, है ना, और ये इधर से भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें काउंटर क्लॉकवाइज फोर्क है और ये आपका क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में बढ़ रहा है ना। तो जैसे आप काउंटर क्लॉकवाइज जाओगे, ठीक है, इधर से जाओगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, सीक्वेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टर जी, टर एफ, टर बी और टर सी। समझ आ रहा है? तो काउंटर क्लॉकवाइज में ये चार सीक्वेंस रहते हैं, टर्मिनेशन जी, एफ, बी एंड सी। समझ आ रहा है? ये आपका क्या है, ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज फॉर्क। देखो जो जो काउंटर क्लॉकवाइज में है वो किसको स्टॉप करेगा, क्लॉकवाइज जो आपका प्रोटीन जो भी डीएनए आ रहा है उसको। समझ आ रहा है? और वही आपका क्लॉकवाइज की तरफ कौन कौन है, टर बी, डी एन ए। समझ आ रहा है? ए डी बी, ये किसको काउंट वो ब्लॉक करेगा, काउंटर क्लॉकवाइज फॉर ट्रैप को। समझ आ रहा है? तो जो इधर से आ रहा है वो यहाँ पर ट्रैप होगा और जो इधर से आ रहा है वो आपका इधर ट्रैप होगा। समझ आ रहा है? तो क्या होता है, यहाँ पर का पूरा जो डीएनए है वो आपका रेप्लिकेट हो जाता है, कोई भी चीज़ जो सीक्वेंस जो है वो नहीं छूटता। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो यही आपको समझना है कि इधर जो जो आ रहा है ना वो कहाँ पर रुकेगा, यहाँ पर रुकेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर देख लो, ये प्रोटीन का आपका फेस देख लो किस साइड ओपन है ना। यहाँ पर ये इसको इधर से जो भी आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आ रहा है वो क्या करेगा, इसको पास कर देगा। क्यों पास करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर बाइंडिंग वाला सेप जो है वो नहीं बना है। ये डायग्राम वही समझाने के लिए बना है कि ये पूरा यहाँ तक कंटिन्यू आएगा, दिख रहा है, ये यहाँ तक टर सी तक कंटिन्यू आएगा। फिर ये ट्रैप कहाँ होगा, कहाँ पर रुकेगा, ये टर ए के पास, क्योंकि यहाँ पर बैंडिंग वाला बना है। समझ आ रहा है? सेम वैसे अगर आप इधर से बात करेंगे तो ये इधर से कंटिन्यू आएगा और ये भी ये आपका इधर वाला टर सी के पास रुकेगा। समझ आ रहा है? तो कुल मिला के ये पूरा जो एरिया है वो रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को पहचानने के बाद क्या होता है आपका, टर्मिनेशन जो है वो होता है। ठीक है, और इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टस प्रोटीन, टर्मिनस यूटिलाइजेशन सब्सटेंस। ठीक है, ये जो टस है वो आपका टर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी का यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ नीचे देख लेते हैं, टर सीक्वेंस आर पोजिशन ऑन द क्रोमोसोम टू क्लस्टर। ठीक है, अपोजिट ओरिएंटेशन में। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन में क्लस्टर में रहते हैं। अब दूसरा खास बात, देखो जैसे ही आपका टर्मिनेशन होगा तो होता क्या है, अपोजिट रेप्लिकेशन फॉर्म लीव द कंप्लीटेड क्रोमोसोम जॉइन एस कैटेनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैटेनेंस स्ट्रक्चर, ये ऐसे को हम बोलते हैं टोपोलॉजिकल इंटरलिंक्ड सर्कल। ठीक है, आपको पता है डीएनए जो है वो सर्कुलर है। समझ आ रहा है? तो एक से क्या बनेंगे, दो डीएनए बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टर्मिनेशन हो रहा है तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, अभी ये अलग नहीं हुआ है, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ये इंटरलिंक्ड है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैटेनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्ट्रक्चर ये बनाया है, देखो इस प्रकार से है, अभी ये अभी सेपरेट नहीं हुआ है, एक आपका पेरेंटल है और एक आपका डॉटर है। समझ आ रहा है? अब ये सेपरेट कैसे होता है, इसको देखो, ये भी आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेटेड क्रोमोसोम, जहाँ पर आपका डॉटर वाला और पेरेंटल वाला जुड़ा हुआ है। तो इसको रिमूव करने का काम कौन करता है, डीएनए टोपोआइसोमरेज 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 है ना, ये याद रखना। डीएनए टोपोआइसोमरेज सेकंड हमने कहाँ पढ़ा था, वो डीएनए गायरेज वाला वो सेकंड था। अब यहाँ पर डीएनए टोपोमरेज 4 जो है वो क्या करता है, इनके बीच का जो बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, वो बॉन्ड को वो ब्रेक करके क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है, इसको अलग से हम इसका जब फंक्शन डिटेल में देखेंगे तब पढ़ेंगे। तो आपको अभी इतना याद रखना है कि डीएनए टोपोआइसोमरेज 4 जो है वो कैटेनेटेड स्ट्रक्चर को, जहाँ पर दो डीएनए स्ट्रैंड ज्वाइंट रहते हैं, उसको ब्रेक करके क्या कर देता है, क्रोमोसोम को सेपरेट कर देता है। समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो गया। ठीक है, समझ आया, क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है महेंद्र, समझ आया?
यस सर, आया सर। तो टर्मिनेशन में आपको 3-4 चीजें याद रखना है कि आपको ये सीक्वेंस कौन कौन सा सीक्वेंस कहाँ है। क्लॉक आपका काउंटर क्लॉकवाइज में टी GFBC है, क्लॉकवाइज में आपका BDA है, ठीक है। तो ये पूरा इधर यहाँ तक आके रुकेगा और ये वाला पूरा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपका पूरा सेगमेंट जो है वो क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। उसके बाद टस प्रोटीन आता है और ये जो स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कैटेनेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं, कैटेनेटेड स्ट्रक्चर को रिमूव करने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज 4 करता है, ठीक है। ये 3-4 बातें आपको याद रखना है टर्मिनेशन में। अब ठीक है, ये फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, इसमें बस इसको याद रख लेना। पॉलीमरेज 3 क्या करेगा, न्यू स्ट्रैंड बनाएगा, और पॉलीमरेज 1, ये दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। 1 क्या करेगा, फिलिंग द गैप्स और एक्सीजन ऑफ प्राइमर, ठीक है। प्राइमर को रिमूव करने का काम और गैप को फिल करने का काम आपका 1 करेगा, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या फंक्शन है। लाइगेशन का काम लाइगेस लाइगेस करेगा, ठीक है। ये डायग्राम, ये देखो, ये डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। देखो बैक्टीरिया में जैसे होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये टर्मिनेशन साइट है जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा और ये आपका ऐसे मूव होगा, ठीक है। तो टर्मिनेशन साइट में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो ओरिजिन बन गया, रेप्लिजोम ऐसे मूव हो रहा है और ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा, ये लगभग पूरे DNA को जो है वो रेप्लिकेट कर देगा। और जैसे यहाँ पर देखो टर्मिनेशन साइट आया, यहाँ पर ये टर्मिनेशन साइट यहाँ पर पहुंचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। रिमूव हो गया मतलब वही टर्मिनेशन आ गया, टच प्रोटीन आ गया, और जो कैटेनेटेड स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर से जुड़ा हुआ था उसको टोपोआइसोमरेज ने 4 कर दिया, मतलब उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया, जैसे ये DNA आपका दोनों अलग अलग चला हो जाएगा ना, तब यहाँ पर आपका सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जब तक दोनों जुड़े हुए DNA जो हैं वो सेपरेट नहीं होंगे, तब तक आपका सेल डिवीजन नहीं होगा, समझ आ रहा है। जब ये सेपरेट होंगे तभी यहाँ से आपका सेल डिवीजन होगा, और उसके बाद जो है वो एक सेल को, जो नया सेल जो बनेगा उसमें एक DNA कॉपी चला जाएगा, और जो पेरेंटल DNA है उसमें दूसरा कॉपी रहेगा, समझ आ रहा है। तो ये एक पूरा बैक्टीरिया का साइकिल है कि कैसे रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था। अब इस डायग्राम में, ठीक है, इसका मतलब नहीं है, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। हाँ, नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना, इससे एक नया क्वेश्चन आता है ना। तो देखो यहाँ पर आपका तीनों एंजाइम का फंक्शन दिया हुआ है, पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो देखो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है सबको पता है। देखो प्रूफ रीडिंग में क्या होता है, DNA पॉलीमरेज जो भी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, ठीक है, उसका जो भी सीक्वेंस होगा ATGC, उसमें क्या करता है, उसको क्रॉस चेक करता है कि कहीं ये गलत तरीके से तो नहीं जुड़ गया, ठीक है। तो जैसे इसका जो कम्प्लीमेंट्री आपका थायमिन आएगा, फिर इसका कम्प्लीमेंट्री A आएगा, फिर यहाँ पर C आएगा, फिर यहाँ पर आपका G आएगा, समझ आ रहा है। तो ये कहीं गलत तो नहीं जुड़ गया, कम्प्लीमेंट्री जो भी उसका पेरेंटल स्टैंड है उससे कहीं पर अगर गलती से गलत जुड़ जाता है, सपोज यहाँ पर आपका A जुड़ गया, तो क्या करेगा, ये इसको वापस जाएगा और ये A को जो है वो रिप्लेस करके इसके जगह सही जोड़ेगा, C को जोड़ेगा, समझ आ रहा है। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है वो आपका DNA पॉलीमरेज 1 भी करता है, ठीक है। तो ये इसका जो एक्टिविटी वो कौन सा होगा, वो 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, समझ आ रहा है। मतलब ये 3 to 5 प्राइम वो स्कैन करेगा, और जहां पर गड़बड़ होगा उसको वो क्या करेगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से रिमूव कर देगा, और वापस जो अपना 5 to 3 एक्टिविटी है, ये वाला 5 to 3 से वहां पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा, समझ आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट में। उसके बाद रिपेयरिंग ऑफ DNA डैमेज, ठीक है, DNA डैमेज जो रिपेयर होता है उसको ठीक करता है, इसको आपको याद रखना है। पॉलीमराइजेशन रेट जो है वो 16 से 20 न्यूक्लियोटाइड होता है पर सेकेंड, ठीक है, किसका, DNA पॉलीमरेज फर्स्ट का। और जो प्रोसेसिविटी होती है तो वो 3 से 200 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है बिफोर पॉलीमरेज डिसोशिएट, समझ रहे हैं। एक बार वो जुड़ने के बाद कम से कम 3 से 200 न्यूक्लियोटाइड को वो जोड़ सकता है,
है ना, कौन, पॉलीमरेज फर्स्ट। वही अगर आप इसको देखोगे सेकंड में, देखो क्या होगा, सेकंड में भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, सेम जैसे फर्स्ट में था, और थर्ड में भी है, ठीक है। तो प्रूफ रिंग एक्टिविटी जो है वो आपका क्या होता है, तीनों में होता है ना, और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी द्वारा होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड कहाँ आएगा आपका, टेम्पररी फंक्शन होता है व्हेन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंड थर्ड जो है नॉट फंक्शन होता है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कब आता है, जब फर्स्ट एंड थर्ड जो है आपका काम नहीं करता, तब आपका कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा, ठीक है। और बेसिकली कब आता है, डैमेज के समय आता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा लिखा हुआ देखो, डीएनए रिपेयर, जब डीएनए डैमेज हो जाता है ना, तो उस समय जो है आपका कौन आता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आता है। इसका पॉलीमराइजेशन रेट कितना है, 40 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड जोड़ता है ये, और जो प्रोसेसिविटी है वो आपका ये 1500 न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है एक बार में ऐड होने के बाद, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज 3 का, ठीक है। तो इसमें भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है, और याद रखना हाईएस्ट पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा पॉलीमराइजेशन यही करता है ना। इलोंगेशन प्रोसेस भी यही करता है, हमने पढ़ा अभी, इलोंगेशन यही करता है। इसके अलावा तो इसका जो पॉलीमराइजेशन रेट है सबसे ज़्यादा है, देखो यहाँ पर 250 से 1000 न्यूक्लियोटाइड ये पर सेकेंड जोड़ सकता है। इसके पहले वाला फर्स्ट जो है वो आपका 16 से 20 था, सेकंड केवल 40 न्यूक्लियोटाइड था, लेकिन थर्ड में देखो ये 250 से 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड ऐड कर सकता है, ठीक है। और ये देखो प्रोसेसिविटी, ये एक बार जुड़ने के बाद कितना ऐड करता है, कम से कम ये आपका हो गया 5 लाख, ठीक है। 5 लाख जो न्यूक्लियोटाइड है वो बिफोर पॉलीमरेज डिसोशिएट, समझ आ रहा है, इतने सारे ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ सकता है एक बार में जब वो अटैच होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है आपका, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। ये आपको टेबल याद रखना, इससे कभी ना कभी क्वेश्चन बन जाता है, क्लियर है। अब 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट में हम ये डिफरेंस देख लेते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। तो देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा प्रोकैरियोटिक के बारे में, अब कल हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, है ना। तो उसके पहले थोड़ा सा ये डिफरेंस देख लेते हैं हम, प्रो एंड यू में क्या डिफरेंस होगा, है ना। तो देखो प्रोकैरियोटिक का जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ये आपको याद रखना है। जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। प्रो में आपका ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, अभी देखा हमने एक ही साइट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। बट यूकैरियोटिक में क्या होता है, मल्टीपल होते हैं, मैनी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन रेप्लिकेशन का साइज कितना होता है प्रो में, 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड, जबकि आपका यूकैरियोटिक में ये आपका अप्रॉक्स 150 न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन एट वन पॉइंट इन ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम में एक रेप्लिकेशन साइट होगा, बट इसमें जो है वो सेवरल पॉइंट होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम में बहुत सारे अलग अलग रेप्लिकेशन का पॉइंट होता है, ठीक है। एक ही रेप्लिकेशन बबल बनता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में वन रेप्लिकेशन फॉर्क, जबकि इसमें मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन फॉर्क है वो भी आपका मल्टीपल बनेगा, किसमें, आपका यूकैरियोटिक में, इस प्रकार से अलग अलग आपका बनेगा, समझ आ रहा है। एक ही क्रोमोसोम में जो है वो आपका अलग अलग बनेगा। उसके बाद ठीक है, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये पढ़ लिया हमने, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, है ना। इनिशियल इनिशिएशन कौन करता है, प्रोकैरियोटिक में हमने पढ़ा था अभी, डीएनए ए एंड डीएनए बी, लेकिन इसमें कौन करेगा, ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कल देखेंगे इसको डिटेल। ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो है इसमें स्टार्ट करता है, और उसमें डीएनए ए और डीएनए बी। एक और पॉइंट है यहाँ पर, इसको रखना, ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो बना था ना, वो आपका प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा लेंदी होता है, ठीक है। 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड का होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो बना था, लेकिन वही वो यूकैरियोटिक में कितना होता है, केवल 150 से 200 तक होता है, समझ आया। तो ये जो आपका मेन डिफरेंस है प्रो और यू, आपको याद रखना है। एंजाइम मैंने बता दिया था, ठीक है, इसको कल देख लेंगे, अभी टाइम खत्म हो रहा है। तो कल हम जो है यूकैरियोटिक का डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, और प्रो एंड यू में और क्या क्या डिफरेंस है मेन में उसको हम देखेंगे, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। समझ आया? यस सर। यस ठीक है। सर। हाँ ठीक है, बाकी कल करते हैं। ठीक है, और शाम को आपका जेनेटिक्स का क्लास रहेगा, है ना? ओके सर। ठीक है, ओके।